वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी क्लास का बीच में डिस्टरबेंस भी हुआ। इसके पीछे एक रीजंस है। आप जानते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम भी और बीपीएससी का भी था, तो बीपीएससी का एग्ज़ाम भी देना पड़ा। तो इस वजह से काफ़ी क्लास जो है कि डिले हो गया, लेकिन इतना भी डिले नहीं है। आपका प्रॉपर तरीके से अब क्लास शुरू हो गया है और चलेगा भी। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं अनअकैडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अनअकैडमी जो है कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और इसकी कुछ प्रमुख विशेषता भी है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषता में हमने बताया था, ये बहुत यूनिक विशेषता है जो कि हर एक ऑनलाइन चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे डेली लाइव क्लासेस होती है, अर्थात आप एजुकेटर के साथ डाउट और चैट फुल हमेशा खुला होता है। आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं या डिस्कशन भी कर सकते हैं किसी टॉपिक पे, यदि आपको समस्या है तो। दूसरी चीज़ है लाइव टेस्ट क्विजेज भी कराए जाते हैं इसमें। लाइव टेस्ट क्विजेज में स्टूडेंट की जो है कि एक्यूरेंसी बनी रहती है एग्जाम में। जब जाता है एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए, तो उसको बेहतर एक एक्यूरेंसी उसकी बनी रहती है, ताकि वो मॉक टेस्ट दे करके अपनी एक्यूरेंसी को बनाए। ठीक है। और तीसरी चीज़ें हैं स्ट्रक्चरल कोर्स। स्ट्रक्चरल कोर्स में होता है कि प्री डिफाइंड कोर्स होता है। प्री डिफाइंड कोर्स का मतलब यदि कोई स्टूडेंट्स यूपीएससी या बीपीएससी या अदर कोर्स में इनरोलमेंट होता है, तो उसका एक प्री डिफाइंड कोर्स होता है, जिस प्री डिफाइंड कोर्स के अंतर्गत ही रख के पढ़ाया जाता है और ज़्यादातर एग्जाम पैटर्न पे ही पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। चौथी बात हमारी अनलिमिटेड एक्सेस भी है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है? यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव और रिकॉर्ड वीडियो कभी भी आप लाइव में देख सकते हैं। तो ये आपकी यूनिक विशेषता है अनअकैडमी की। ठीक है। तीसरी बात करो कि अनअकैडमी डाउनलोड कैसे करेंगे आप। तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जा करके आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इजीली जो है कि अनअकैडमी से आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आइए मैं अपने बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम श्रवण कुमार, 8 साल का एक्सपीरियंस, 2 टाइम इंटरव्यू और मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स और डायनेमिक अप्रोच के साथ पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूँ। अगर मेरे टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ना चाहते हैं तो unacademy@श्रवण कुमार, ये सब कैपिटल लेटर में है, तो आप यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 100+ टॉप एजुकेटर नाम आपने सुना होगा। यदि नहीं सुने होंगे, यदि आप इसका सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का लेते हैं, तो आप इन टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका, जैसे रोमन सैनी, मुन्नाल सर, बहुत सारे अमन सर हैं, मुदित सर हैं, ये लोग टॉप टीचरों में गिने जाते हैं। आपको इनसे पढ़ने का एक बार मौका आपको क्या होगा, ज़रूर मिलेगा। तो आप प्रयास करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लें और अनअकैडमी से जुड़ने का प्रयास करें। तीसरी चीज़ कम्प्रहेंसिव सिलेबस। कम्प्रहेंसिव सिलेबस में देखो, हम आपको बताना चाहूँगा, कम्प्रहेंसिव सिलेबस में क्या है कि इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनसीईआरटी समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमिक, प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी, एनसीईआरटी, ये सारे कम्प्रहेंसिव सिलेबस में ये जो है कि सारे चीज़ कराए जाते हैं। लेकिन आप चाहें तो अगर सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आप इसमें से ये पूरा का पूरा कम्प्रहेंसिव सिलेबस होता है, कम्प्रहेंसिव सिलेबस को पूरा कंप्लीट कराया जाता है। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल कोर्स भी कराए जाते हैं, तो इसकी फीस अलग से है, बाकी जीएस की अलग से है। ठीक है ना। आइए हम लोग बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन 1 महीने का, इसकी टोटल सब्सक्रिप्शन फीस जितनी होती है 9,000 रुपये है। 3 महीने का 22,500, 6 महीने का 40,500 और 12 महीने का 49,500 और 24 महीने का 72,000 और 36 महीने का 90,000 रुपये। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यदि मेरा आप रेफरल कोड यूज करते हैं SK@12, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट का डिस्काउंट? 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वही फ़ी, अब डिस्काउंट के बाद 1 महीने की जो फ़ी हो जाएगी वो 8100 रुपये हो जाएगी। देखो कितनी कम हो जा रही है। और 3 महीने की जो फीस हो जाएगी 20,250 और 6 महीने की 36,450 और 12 महीने की 44,550 और 24 महीने की 64,800 और 36 महीने की जो फीस होगी 81,000 रुपये। तो डिस्काउंट के बाद आपको 10% का सीधा लाभ मिल जाता है। लेकिन फिलहाल ये तो प्लस वाला सब्सक्रिप्शन रहा। मैं आगे आपको बताता हूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। दिस इज द वेरी
गुड सब्सक्रिप्शन आप ये कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन है। देखिए यहाँ पे 2 लाभ हैं, आपको 2 लाभ मिलेगा। आप एक जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप ये कभी भी अपने मन में मत सोच के चलिएगा कि ये 3 महीने की तैयारी है, 2 महीने की तैयारी है। ये लंबे समय की तैयारी है, और लंबे समय की तैयारी करने के लिए आपको एक सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट एजुकेटर के द्वारा मिलता है या तो उस टीम के द्वारा मिलता है जो टीम आपको कराती है। तो यहाँ पर आइकॉनिक वाले सब्सक्रिप्शन में इतनी बात ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे 2 लाभ आपको मिलते हैं। पहला, एक तो अनअकैडमी की जो टीम मेंबर है वो पूरा का पूरा सपोर्ट करती है। दूसरा जो कि आप अपने मुताबिक जो कि एजुकेटर को जिसको आपको लगता है कि फॉलो करना है वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 लाभ आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा आप लोगों से, अगर लेना है तो आइकॉनिक वाले का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिसकी 12 महीने की फीस जो है वो 69,500 रुपये है। 24 महीने की जो फ़ी है वो 1,07,000, और 36 महीने की जो फ़ी है 1,41,000। अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं SK@12, तो आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वही फीस हो जाएगी आपकी 12 महीने का 62,550, और 24 महीने का 96,300, और 36 महीने का 1,26,000 रुपये फीस हो जाएगी। तो इतनी बात आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आइकॉनिक वाले का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है। आइए जरा ऑप्शनल हम सब्सक्रिप्शन पे बात कर लेते हैं। मैंने बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शनल जो है कि आपका एग्जाम में 500 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं? 500। जहाँ पे आपको या तो मिनिमम 280 या 290 या फिर 300 प्लस आपको मार्क्स उठाने पड़ते हैं। ये आपका एक टर्निंग पॉइंट होता है यूपीएससी में इंटरव्यू कॉल का, तो ध्यान इतनी रखिएगा। जीएस में भी थोड़ा बहुत कम नंबर हो जाता तो चलता है, लेकिन ऑप्शनल में अगर इससे डाउनफॉल हुए तो थोड़ी मुश्किलें पैदा हो जाती है। इसलिए ऑप्शनल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि आप जीएस और प्लस ऑप्शनल, जीएस आइकॉनिक वाले प्लस ऑप्शनल दोनों आप जल्दी से जो है कि क्या करें, परचेज कर लें, ठीक है। इसकी फ़ीस भी मात्र बहुत कम है। जैसे 1 महीने की फ़ीस है 5,000 रुपये, और 6 महीने की जो फ़ीस है 22,500, और 12 महीने की जो फ़ीस है 27,500, और 24 महीने की जो फ़ीस है वो 40,000, और 36 महीने की जो फ़ीस है वो 50,000। लेकिन मेरा रेफरल कोड अगर यूज करते हैं SK@12, तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 1 महीने की फ़ीस जाएगी 4500 है, और 6 महीने की जो फीस हो जाएगी 20,250, और 12 महीने की जो फीस होगी 24,750, और 24 महीने की 36,000, और 36 महीने की 45,000 फीस। तो कितना बेहतर है। आप देखिए यहाँ पे 36 महीने की जो फीस है 45,000, अगर आप मान के चले बात यह 36 15 तिया 45, 15,000 रुपये आपका सालाना पड़ रहा है। तो कितना मिनिमम फीस में आप लगातार 3 साल तक जुड़े हुए हैं ना, तो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। आगे हम बात करते हैं मोस्ट कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे इस पॉइंट को आप देखिए स्लाइड को जरा, ओनली 6 मंथ, अब तो 6 महीने से कम हो गया है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 महीने करीब हो चुका है। तो आपको इस 5 महीने में जितना जल्दी होना चाहिए उतना जल्दी आप इसका सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का ले लें, नहीं तो समय निकल जाएगा तो पता चलेगा 2021 भी आपसे निकल गया, और फिर 2022 का आप वेट कर रहे हैं ना। तो वेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट लेना है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और अनअकैडमी से जुड़ जाना। मैं आपको बताना चाहूँगा अल्टीमेट जीएस बैचेस बाइलिंगुअल स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, स्टार्टिंग जो है कि 21 दिसंबर से हो चुका है, और इसमें अलग अलग टीम बनी हुई है। इसकी यूनिक एक विशेषता ये है कि फुल सिलेबस कवरेज किए जाएंगे, टॉप एजुकेटर भी इसमें शामिल है, प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस कराए जाएंगे, पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी दिए जाएंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखे जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराए जाएंगे। ये अलग अलग टीम है। अब अलग अलग टीम के लिए देख सकते हैं 2021 के लिए भी है, 2022 के लिए भी है, और 2023 के लिए। यदि आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अब लेट मत करें, क्योंकि ये बैच 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो अभी इंट्रो चल रहा है, तो प्रॉपर जो कोर्स स्टार्ट होगा हमको लग रहा है जनवरी सेशन से आपका प्रॉपर जो है कि स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी एडमिशन लगातार चल रहे हैं, तो आप जल्दी करें, इस महीने के अंदर अंदर ही आप कल आज जैसा भी आपको सूटेबल लगता है एडमिशन ले लें, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है 21 के लिए, 22 के लिए और 23 के लिए, ठीक है। जो जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो वो आराम से 22 के लिए कर सकते हैं जो फाइनल ईयर में है, या फिर 23 के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो आप लेट मत करें, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्सक्रिप्शन आप क्या करें, ले लें। आगे हम बात करते हैं 6 मंथ बैच कोर्सेज फॉर द यूपीएससी सीसी प्रीलिम। अब प्रीलिम के लिए भी बैच हो गए हैं, ठीक है, स्टार्ट हो चुके हैं। स्टार्ट ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। मिशन देखो दिखा दिया ना, 2021, लक्ष्य वही हिंदी में है, ठीक है। तो आप अभी से जो है कि अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप तुरंत जो है कि क्या करें, जून में एग्ज़ाम देने से पहले आप एडमिशन ले लें, ताकि आपका एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। 21 दिसंबर 6 महीने का है। अलग अलग टीम बनी हुई है, आप अलग अलग टीम में आप देख सकते हैं। ये 22 के लिए है और ये कितने लिए, 23 के लिए है, ठीक है। तो अलग अलग टीम है। तो एडमिशन शुरू हो चुका है, हमको लगता है प्रॉपर जो है कि अब शुरू हो चुका है 21 दिसंबर से, ध्यान रखिएगा। और ये बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप जनवरी से पहले पहले, मतलब पहले जनवरी से पहले पहले आप एडमिशन ले लें तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए आइकॉनिक हाई प्राइस, देखो कितनी बेहतर जो है कि लिखा हुआ है इसमें, आपको क्या लाभ लाभ, कनेक्ट विद द योर पर्सनल कोच, जैसे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और कस्टमाइज स्टडी प्लानर, ठीक है। अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन, बी पार्ट ऑफ हाई इंसेंटिव वर्कशॉप, और प्रैक्टिस आंसर राइटिंग भी है, डेली हो जाएगा, है। इसमें प्रिपरेशन डेली आपका कंटेंट पेज पे तैयारी कराया जाएगा। और तीसरा मेन टेस्ट सीरीज भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट के रूप में है, फ़ायदे के रूप में है। तो आप अब लेट ना करें, जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन इसका लेने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं स्पेशल क्लासेस सब्सक्रिप्शन फॉर कोर्स, जैसा कि हमने आपको बताया था यूपीएससी सीएससी प्री कम्स मेंस मैं खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग संसाधन पे कुछ चीज़ें छोड़ चुके थे, और संसाधन का एक पार्ट रह गया था हमारा, जिसमें प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का। इसके बाद हम भारत की मिट्टी के विषय की बात करेंगे। तो आज हम कितने टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, मुख्य टॉपिक होगा, काफ़ी टॉपिक होगा। अभी हम टॉपिक के विषय में बात कर लेते हैं। तो हम टॉपिक के विषय में जब भी बात करेंगे तो कितनी टॉपिक हमारी रह चुकी है, तो आज हम देखेंगे कि हमारे संसाधन में क्या क्या छूटा हुआ था, ध्यान रख लेते हैं। संसाधन, आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के जाइएगा, जैसे पेट्रोलियम और एक नेचुरल गैस। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में दर्रे, भारत में दर्रे। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में दर्रे पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे, जैसे आपने सुना होगा अंडमान निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कर सकते हैं, केंद्र प्रशासित सात जो हमारे पास हैं, ठीक है, उनको हम लोग देखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये सारे हमारे कंप्लीट करने के बाद हम लोग आएंगे जलवायु विज्ञान पर। किस पे आएंगे, जलवायु विज्ञान पर। और जलवायु विज्ञान में हम लोग मानसून वगैरह पढ़ेंगे, जलवायु वगैरह पढ़ेंगे। तो ये हमारे 2-4 टॉपिक जो है कि रह गए हैं, इसको हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में कंप्लीट कर लेते हैं। और बहुत मुख्य ही है, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं संसाधन। किस पे बात करेंगे हम लोग, संसाधन, पेट्रोलियम संसाधन और नेचुरल गैस, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलिएगा आप लोग। देखिए पहले मैप के थ्रू हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग लिख लेते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस, ठीक है। नोट्स बनाते चलिएगा। पहले एक चीज़ समझाना चाहता हूँ मैप के थ्रू, मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, मैप के थ्रू बताना चाहूँगा। जैसे ये मान लो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये हमने ले लिया भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। जरा ध्यान से जरा समझ के चलिएगा आप लोग, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो ये जो एरिया है पूरा जो है कि भारत का, इधर वाला अगर देखोगे तो पश्चिमी तट है। ये क्या है, हमने बताया था आप लोगों को, ये पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट। और इधर वाले आप एरिया को देखोगे तो ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट। ध्यान से एक चीज देखिएगा, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1982 में,
1982 में सभी देशों ने एक समझौता हुआ था, सभी देशों में एक समझौता, वैसे लिखिए सभी देशों में समझौता हुआ। इस समझौते के अंदर एक बात की गई थी कि ये समझौता जो हुआ इसको बोलते हैं UN क्लॉज बोलते हैं, UN क्लॉज, ध्यान में रखिएगा। UN क्लॉज का मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, क्या लिखेंगे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। एक समझौता 1982 में हुआ। इस समझौते के दौरान ये कहा गया कि सभी देश जो है कि ये समझौता किए कि समुद्री उत्पादन, अर्थात जिस देश के पास समुद्री सीमा लगती है, जिस देश के पास समुद्री सीमा लगती है वो कहाँ तक क्या कर सकता है, संसाधनों का उत्पादन कर सकता है। ठीक है, इसकी ये पूरी की पूरी थीम थी। इसी समझौते में ये बात की गई थी। ये कहा गया था कि जैसे हमने आपको पढ़ाया था AB, आपको याद होगा ABC, ये 3 अलग अलग थे, 200 नॉटिकल माइल्स तक, कितना, तो यहां तक जो है कि ये कहा गया था कि ये हमारा EEZ क्या है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। तो अर्थात कहा गया कि जिस देश में अगर मतलब जिस देश से अगर समुद्री सीमा लगती है तो वह कहाँ तक संसाधनों का उत्पादन कर सकता है। इसी की थीम थी 1982 में सभी देशों में एक समझौता हुआ था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी के दौरान, कि कोई भी देश अपने संसाधनों का समुद्री एरिया में कहाँ तक उत्पादन कर सकता है। तो 200 नॉटिकल मील्स तक वो संसाधन का क्या कर सकता है, अन्य क्षेत्र जहाँ पे लगता है उत्पादन कर सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ तट पाए जाते हैं जिसको कहा जाता है अपतटीय मैदान। ठीक है ना, तो देखियो अगर मैप में मैं आपको दिखाऊं तो ये जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये समुद्री एरिया है, ये आपका ये क्या है भैया, समुद्री एरिया। ठीक है, देखिए यहां से पश्चिमी तट से अगर इस समुद्री एरिया में इधर आप आओगे, अगर इस एरिया में आप आओगे तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है। ये समुद्री तट है, हम भारत के रेफरेंस में इसको बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको एक तट मिलेगा, यहां पे एक आपको एक अपतटीय क्षेत्र है। क्या है, अपतटीय क्षेत्र है। ठीक है, जिसका नाम है मुंबई हाई, मुंबई हाई, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, इसका नाम है, देख लीजिए ध्यान से, मैं लिख देता हूं मुंबई हाई, मुंबई हाई। मुंबई स्टेट की बात नहीं है, ये अपतटीय क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा क्या है, समुद्र में अपतटीय क्षेत्र है। और यहां पे आओगे दो नदियों के बीच, आपने देखा होगा गोदावरी नदी, और यहां पे आपको कृष्णा नदी, इन दोनों के बेसिन में आप जाओगे समुद्री एरिया में तो यहां पे एक और आपको अपतटीय क्षेत्र मिलेगा, अपतटीय क्षेत्र। इस अपतटीय क्षेत्र को कहा जाता है रावा अपतटीय क्षेत्र। क्लियर, अर्थात ये दोनों जो है कि क्या है, अपतटीय क्षेत्र ही है। क्या है, अपतटीय क्षेत्र है, अपतटीय क्षेत्र है, जहां पर संसाधनों का उत्पादन किया जाता है, संसाधनों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो अब एक चीज समझ के चलिएगा, प्रश्न ये बनता है कि अपतटीय क्षेत्र क्या होते हैं, अपतटीय क्षेत्र किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है। और अपतटीय क्षेत्र पर किसका अधिकार होता है, अधिकार, और जो है कि जो किसी राज्य वाइज अगर संसाधन निकलते हैं तो किसका अधिकार होता है। दो चीजें समझना है। देखो अगर मैं आपसे बताता हूं, मान लिया हमने
कि यहाँ पर झारखंड का प्लेटू है, मैंने ऐसे मान लिया यहाँ पे झारखंड का क्या है, प्लेटू है। यदि यहाँ पर कोई संसाधन का उत्पादन होता है, यदि यहाँ पर संसाधन का उत्पादन होता है, संसाधन का, तो यहाँ पर चूंकि झारखंड में है तो यहाँ पे झारखंड सरकार मतलब राज्य सरकार का अधिकार होगा, राज्य सरकार का अधिकार होता है। लेकिन अगर वही चीज अपतटीय क्षेत्रों में अगर वो संसाधन निकाला जाए, या इन अपतटीय क्षेत्रों में जहाँ पे समुद्री एरिया है, इस एरिया से अगर संसाधन निकाला जाए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे केंद्र सरकार का अधिकार होता है। तो 2 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रख के चलना है। पहला हमने नोट करके बता रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट करके ये पॉइंट लिख लीजिएगा। यदि राज्य में संसाधन का उत्पादन होता है तो किसका अधिकार होता है, राज्य सरकार का अधिकार होता है। किसका होता है, राज्य सरकार का अधिकार होता है। नंबर दूसरा पॉइंट, यदि अपतटीय क्षेत्रों में या अपतटीय क्षेत्रों से संसाधन का उत्पादन होता है तो वहां पे किसका अधिकार होता है, केंद्र सरकार का अधिकार होता है। 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका अधिकार होता है, केंद्र सरकार का होता है, और यहां पे किसका होता है, राज्य सरकार का अधिकार होता है। अब प्रश्न ये बनता है कि अपतटीय क्षेत्र क्या होते हैं। इस अपतटीय क्षेत्रों के विषय हमने बताया, जो समुद्री एरिया का भाग है, ये अपतटीय क्षेत्र क्या होते हैं। तो अपतटीय क्षेत्र को अगर डिफाइन करना हो तो मैं लिखता हूं अपतटीय क्षेत्र। एक चीज समझ के चलिएगा, ये जो समुद्र का छिछला वाला भाग होता है, कम गहराई वाला भाग होता है, ये जो एरिया होता है ये कम गहराई होती है, यहाँ पर कम गहराई होती है। आप देखे होंगे जहां पे आपको बिल्कुल ब्लू कलर का एकदम पानी दिखने लग जाए, बिल्कुल नीला कलर का पानी दिखने लग जाए, नीला कलर अगर हो जाए तो वह गहराई वाला क्षेत्र होता है। और जहां पे कम नीला हो, हल्का सा, अर्थात कम नीला हो तो वो जो है कि छिछला क्षेत्र होता है। छिछला मतलब कम गहराई वाला क्षेत्र होता है। तो जो कम गहराई वाला क्षेत्र होता है उसी को कहा जाता है अपतटीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है, अपतटीय क्षेत्र, जहां पे संसाधनों को आसानी से क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, अपतटीय क्षेत्र। अगर अपतटीय क्षेत्र को डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं तट के समीप, अपतटीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं तट के समीप स्थित छिछले, मैं ब्रैकेट में लिखा कम गहराई वाला क्षेत्र, कम गहराई वाला समुद्री क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अपतटीय क्षेत्र कहा जाता है। इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, इसको क्या कहा जाता है, ऑफशोर कहा जाता है, ऑफशोर एरिया कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑफशोर एरिया। अब अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करूं तो भारत अपने आधार रेखा से 200 समुद्री मील, जिसको कहते हैं समुद्री मील, इसको नॉटिकल मील्स, अर्थात EEZ क्षेत्र से संसाधनों का
दोहन क्या किया जाता है, किया जाता है। क्लियर हो गया। अब नोट पॉइंट करके लिखिएगा, ये जो समुद्री संसाधन है, ये जो तटीय क्षेत्र में है, ये जो यहाँ पे हमने बताया था कि मुंबई हाई है, क्या है, मुंबई हाई। अब मुंबई हाई क्या है, तो ध्यान रखिएगा अपतटीय क्षेत्र है। क्या है, अपतटीय क्षेत्र। और यहाँ पे हमने बताया था रावा अपतटीय क्षेत्र। आपसे ये भी पूछ सकता है किस नदी बेसिन के, मतलब समुद्र के किनारे है या समुद्र में है, तो आप गोदावरी और कृष्णा नदी। ये जो है मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र है और रावा भी क्या है, अपतटीय क्षेत्र है। तो ये जो अपतटीय खनिज संसाधनों का भंडार होता है, ध्यान रखिएगा, यह अपतटीय क्षेत्र, यह अपतटीय क्षेत्र संसाधनों का या खनिज संसाधनों का, खनिज संसाधनों का क्या होता है, यहाँ पे भंडार होता है, भंडार होता है। ठीक है। और देश के अधिकतम, ध्यान रखिएगा, देश के अधिकतम पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन, उत्पादन कहाँ से किया जाता है, तो आपका आंसर होगा अपतटीय क्षेत्रों से होता है। इतनी बात क्लियर हो गया होगा सबको। कहाँ से होता है, तो अपतटीय क्षेत्रों से होता है। फॉर एग्जाम्पल के अगर रूप में लूँ मैं, तो ये जो मुंबई हाई वाला अपतटीय क्षेत्र है, यहाँ पे बताया जाता है कि 60%, ध्यान में रखिएगा, 60% पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ध्यान रखिए कितना परसेंट, 60% पेट्रोलियम का क्या होता है, उत्पादन होता है। ये मुंबई हाई से नोट करते आप लोग चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और दूसरा है रावा तट। ठीक है। तो यहां से जो है कि इस अपतटीय क्षेत्र से पेट्रोलियम का जो है कि 60% उत्पादन होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं सबको, एक बार मुझे बताएं जरा, क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे चलता हूँ, नोट कराते चलता हूँ, आप लोग नोट करते चलिएगा इसमें। ठीक है। चलिए अब नोट करके लिख लें, नोट करके जरा लिख लें इसको, इस बात को नोट करके लिखते चलिएगा, पूछा जा सकता है आप लोगों से। नोट, 60% पेट्रोलियम का उत्पादन, उत्पादन मुंबई हाई से होता है। ठीक है। नंबर दूसरा, मुंबई हाई हाई के पास ये, या कह सकते हैं मुंबई हाई समुद्र के पास, समुद्र के पास अरब सागर में, अरब सागर में स्थित एक अपतटीय क्षेत्र है। अर्थात ये कौन सा भाग है, छिछला भाग है समुद्र का। क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और तीसरी बात बोलूं मैं, तो गोदावरी प्लस कृष्णा बेसिन के पास रावा
अपतटीय क्षेत्र है, आप कह सकते हैं ब्रैकेट में आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। क्लियर? यह भी जो है कि पेट्रोलियम का भंडार है, यहां पे पेट्रोलियम का भंडार है। बात आपको समझ में आ गया? ये जो अपतटीय क्षेत्र है, यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी पाए जाते हैं। तो जहां से पेट्रोलियम निकलता है वहां से प्राकृतिक गैस भी निकलते हैं, ठीक है ना। ये दोनों तट जो है, ध्यान में रखिएगा, यह दोनों तट प्राकृतिक गैस का भी भंडार है। किसका है? प्राकृतिक गैस का भी क्या है? भंडार है। और सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस कहां से होता है उत्पादन? मुंबई हाई से। मुंबई हाई क्या है? अपतटीय क्षेत्र है, ठीक है ना। यहां पर, यहां से लिख लीजिएगा, पेट्रोलियम भी ज्यादा होता है और प्लस प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी ज्यादा होता है। ये दो चीजें जो है कि मुंबई हाई से जो है कि अपतटीय क्षेत्र से जो है कि बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ठीक है, तीसरी बात लिख लो, भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य भूमि पर, ऐसे लिखिएगा, मुख्य भूमि पर खनिज संसाधनों के उत्पादन, ऐसे लिखिएगा, उत्पादन पर राज्य सरकार का अधिकार होता है, जबकि अपतटीय क्षेत्रों पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। क्लियर? किसका होता है? केंद्र सरकार का अधिकार होता है, ठीक है ना। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो मुझे एक बार बताएं कि जरा, हाँ सर समझ में आ गया, बिल्कुल। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बातें सबको समझ में आ गई तो एक बार प्लीज़ मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो हम ये विश्वास रखते हैं कि आप पूरा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब नोट करके लिखिएगा, नोट 3, नोट 3, नोट 2 हो चुका है, नोट 3 लिखिएगा आप लोग, ठीक है। देश का पेट्रोलियम उत्पादन मुंबई हाई से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादन राज्य कहाँ है भैया? गुजरात में। देखिए, दो चीजें मैंने यहां पे बताया हूं। अगर राज्य पूछे, अगर राज्य की बात करें तो आप क्या बताएंगे? गुजरात। अगर अपतटीय क्षेत्र पूछे तो क्या बताएंगे? मुंबई हाई। दो बातें यहां पर निकल के आ रही है। देखो मैं लिख देता हूं, यदि राज्य पूछे, अगर राज्य वाइज पूछे तो आप बताइएगा
गुजरात, या अपतटीय क्षेत्र पूछे, अपतटीय क्षेत्र पूछे तो मुंबई हाई। ये 2 पॉइंट बहुत बेहतर तरीके से लिख लीजिए, कंफ्यूजन यहाँ पे काफी होता है बच्चों को, तो कंफ्यूजन में आप लोगों को बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है ना। गुजरात, और गुजरात के बाद आप लिख सकते हैं गुजरात में कहाँ, तो आप लिख सकते हैं गुजरात में नाम लिख लीजिएगा अंकलेश्वर, अंकलेश्वर जो कि अहमदाबाद, मतलब खंभात की जो खाड़ी जानते हैं, खंभात की खाड़ी, दिस इज अ पार्ट ऑफ द गुजरात। ये गुजरात में, अगर राज्य वाइज आपसे पूछे तो गुजरात में बताइएगा, अगर अपतटीय क्षेत्र को लेके पूछे तो मुंबई हाई बताइएगा। क्लियर हो गया क्या? चलिए 3 पॉइंट है नोट का। 4th पॉइंट में एक चीज और लिखिएगा आप लोग, 4th पॉइंट में कुल उत्पादन अथवा किसका, खनिज उत्पादन, किसका भैया, खनिज उत्पादन का जो मूल्य है सर्वाधिक किसका होता है, सर्वाधिक खनिज उत्पादन ईंधन मूल्य का होता है। किसका होता है? ईंधन मूल्य का होता है। क्लियर? इसमें जो है कि आपने देखा होगा खनिज संसाधन में धात्विक अधात्विक सब होती हैं, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट लिखिएगा आप लोग, नोट ही करके लिखिएगा, ईंधन खनिजों में या ईंधन खनिजों मूल्य में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक ऐसे लिखिएगा, सबसे अधिक पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस का होता है। क्लियर? 6 पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा, अपतटीय क्षेत्र खनिज का मूल्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। 7 पॉइंट में लिखिएगा, सबसे ज्यादा कोयला, मैग्नीज, लोहा, निकेल, ये सब कहां से प्राप्त होता है, तो आप ये बोलिएगा उड़ीसा राज्य का है। ठीक है, और सबसे अधिक खनिज का मूल्य जो है कि यहां पे होता है, कहां पे, उड़ीसा राज्य पे होता है। इसके बाद अगर उड़ीसा की बात करूं तो आप इसके बाद नाम लिख सकते हैं झारखंड, झारखंड का होता है। क्लियर हो गया? चलिए 8 नंबर पॉइंट में आप लिख लीजिएगा धात्विक खनिज, धात्विक अधात्विक हमने बता दिया हूं, तो वहां से आप नोट कर लीजिएगा धात्विक क्या होते हैं, अधात्विक क्या होते हैं ना। धात्विक खनिज का उत्पादन सबसे ज्यादा लोहे का होता है, और लोहे उत्पादन में भारत देश 4वां स्थान पे है। उत्पादन में, और अधिकांश लोहे का
जो निर्यात होता है वो जापान, ये हमने आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। और एक चीज और लिखिएगा नोट में, नोट करके 5 लिखिएगा, नोट 5 करके सारा टॉपिक मेंशन कर लीजिएगा। प्रत्येक खनिज, प्रत्येक खनिज एक निश्चित चट्टानों की संरचना में पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा उदाहरण के तौर पे, जैसे लोहा, मैग्नीज, ऐसे लिखिएगा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, ये सब हमने बताया था। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। एक बार फिर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि खनिज संसाधन पढ़ा रहा हूँ तो जरूरी होता है, ठीक है। और यहाँ पे 6 पॉइंट लिख लीजिएगा शॉर्ट में ही। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये आप लिख लीजिएगा बिंद चट्टानों में, बिंद क्रम की चट्टानों में। 7 पॉइंट कोयला, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। शॉर्ट में यहां पर भी लिखवा दे रहा हूं मैं आप लोगों को। और 8वां पेट्रोलियम, तो आप लिख सकते हैं टर्सरीय, टर्सरीय क्रम की चट्टानों में। तो उत्पादन कहाँ अधिक होता है? मुंबई हाई में। लेकिन अगर चट्टान पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? टर्सरीय क्रम की चट्टानों में होता है, ठीक है। एक चीज और लिख सकते हैं, अर्थात आप ये कह सकते हैं हमारे देश में या हमारे देश का अधिकतम खनिज संसाधन, अधिकतम खनिज संसाधन प्रायः द्वीपीय पठारों वाले क्षेत्रों से प्राप्त होता है। इतनी क्लियर होगी सबको बातें? अगर इतना क्लियर हो गया तो एक बार मुझे जल्दी से हाँ करके कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये हमारे खनिज संसाधन में इतना हमारा पेट्रोलियम का ध्यान रखना आप लोग है, और बाकी सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है ना। 2 ही तट है अपतटीय क्षेत्र, एक रावा अपतटीय क्षेत्र है और दूसरा मुंबई हाई है अपतटीय क्षेत्र, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, टाइम भी काफ़ी हो गया, ठीक है। तो फिर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत में मिट्टियाँ, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, और उस छोटे से टॉपिक में आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए अब हमारा दूसरा टॉपिक है भारत में मिट्टियाँ। क्या पढ़ाएंगे हम? भारत में मिट्टियाँ। अगले हमारे टॉपिक है भारत में मिट्टियाँ। सॉइल इन इंडिया लिख सकते हैं, सॉइल इन इंडिया। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम मिट्टी सीखने से पहले पहले एक चीज़ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग ले देखेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले मैप के थ्रू हम लोग देखते हैं कि मैप में आखिर क्या क्या चीज़ें, कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो एक बार आप लोग थोड़ा सा भारत का अगर मैप बना लेंगे तो मैप से ही आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। इस प्रकार से आप एक मैप बना लें प्लीज़। थोड़ा सा मैप हमारा छोटा हो सकता है,
बट फिर भी सही है। ठीक, इस तरीके से आप लोग एक मैप बनाइए। ये ऐसे अच्छा सुंदर बना हुआ है। देखो ये वाला जो भाग है, ये ऊपर वाला, इसको जिस तरीके से बना रहा हूं उसी प्रकार से आप लोग बनाइए। खड़ी लाइन खींचिएगा, इससे आपको पता चलेगा यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार से। और ये वाला जो है सिक्किम वाला जो क्षेत्र है, इस पर भी आप लोग खड़ी खड़ी लाइन बनाइएगा, इससे आपको पता चलेगा यहाँ पे कौन से मिट्टी पाई जाती है। बाकी ये वाला जो भी क्षेत्र है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से बनाना है। ठीक है ना। और इधर वाले क्षेत्रों में आप आओगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ब्लर कर देना आप लोगों को ऐसे, और फिर जो है कि ऐसे प्लस वाला सिंबल या स्टार वाला सिंबल आप मार देना। अभी मैं सारी मिट्टियों के नाम ले देता हूँ, कौन कौन से कहाँ कहाँ मिट्टी क्या पाई जाती है। ठीक है ना। इसके बाद आप ये वाला क्षेत्र देखोगे, इस वाले क्षेत्र में ये ऐसे, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। अभी मैं सारे मिट्टियों का नाम लिखवा रहा हूँ, एक बार आप जो है कि मैप इस तरीके से आप बनाएं प्लीज़, ताकि आप लोगों को मैप से ही पता चल जाएगा। कुछ चीज़ें आराम से मैप के थ्रू आप जो है कि आसानी से जो है कि आंसर मार सकते हैं, इसलिए मैप बनाना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है। इसको बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी। कौन से बोलते हैं, पर्वतीय मिट्टी। क्लियर। और ये भी पर्वतीय मिट्टी होगा जो खड़े खड़े आया है, पर्वतीय मिट्टी। ये भी क्या होगा, पर्वतीय मिट्टी का पार्ट है। क्लियर। और अब इसके नीचे उतरोगे आप, यहाँ पे ये एरिया जो हमने आपको दक्कन प्लेटू का बताया था मैंने, इस वाले पार्ट में, तो इस वाले पार्ट में आपको जो है कि कौन सी मिट्टी मिलेगी, तो यहाँ पर जो है गोल गोल ऐसे मार दीजिएगा। चलिए अच्छा सा थोड़ा सा ड्राइंग बन जाएगा आप लोगों का। ये है काली मिट्टी। यहाँ पे थोड़ा सा राजस्थान वाला क्षेत्र आप देखोगे, ये ऐसे बना लीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पर जो है कि मरुस्थलीय मिट्टी, ये वाले पॉइंट में आप कर लीजिएगा मरुस्थलीय मिट्टी। आरजे मतलब राजस्थान, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप आइएगा गुजरात वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपको गोला मान लेना है कुछ कुछ जगहों पर, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा काली मिट्टी देखने को मिलती है। क्लियर। मैप अच्छे तरीके से बनाइएगा। इस वाले पोर्शन पे आप आओगे तो एक जो है कि ऐसे आप लोग कर दीजिएगा, थोड़ा डार्क में होना चाहिए ताकि आप लोगों को भी पता चल जाएगा। इस वाले मिट्टी को बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी। क्या बोलेंगे, लेटेराइट मिट्टी। यहाँ पे थोड़ा सा आप आओगे उड़ीसा वाले क्षेत्र में, थोड़ा सा उड़ीसा से नीचे उतरोगे आप लोग, थोड़ा डार्क बनाइएगा यहाँ पे, तो ये वाला जो क्षेत्र है थोड़ा सा, यहाँ पर भी लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। और ये वाला जो एरिया है, ये ये ऐसे करके एक लाइन खींच दीजिएगा आप लोग इस प्रकार से। और इधर जो है कि सारी नदियां आती हैं, तो अपने साथ जो है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। ये वाला पोर्शन में आप लिखिएगा, ये जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और यहाँ पे आप जो है कि स्टार मारिएगा ये एरिया में,
ये ऊपर से मारिएगा, थोड़ा सा जो है कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का एरिया लग जाता है। जैसे मैप बना रहा हूँ एकदम बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग जो है कि क्या करना है, मैप बनाते चलना है। इससे आप लोगों को और आसान हो जाएगा कि बिल्कुल सब कुछ आपको मैप पे ही सीख गए आप। तो इस मिट्टी को कहा जाता है, लिख लीजिएगा आप लोग, लाल मिट्टी। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, लाल मिट्टी। और ये जो है थोड़ा सा बनाए हो, ये भी लेटराइट मिट्टी है। तो यहाँ पे हमने जो है कि ऐसे कर दिया, लेटेराइट मिट्टी। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये वाली जो मिट्टी है इसको आप जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का नाम दीजिएगा। कोई बेहतर तरीके से आप लोग इसको पहले बना लें, अच्छे तरीके से बना लें, फिर हम लोग जो है कि फिर आगे चलते हैं। हम बताता हूँ आप लोगों को सारे मिट्टियों के विषय में। ठीक है, क्लियर है। तो आप अगर देखें कि कुल मिट्टियाँ कितने प्रकार की पाई जाती हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, 3, 4, 1, 5, ठीक है, 5 प्रकार की हो गई। इसके बाद कुछ जगहों पर क्षारीय मिट्टी और जैविक मिट्टी भी पाई जाती हैं, वो हम मैप में आपको नहीं दिखा पाऊंगा, इसको मैं लिखवा दूंगा। कुछ कुछ क्षेत्रों में बहुत थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 8 टाइप की मिट्टी जो है कि क्या होती है, पाई जाती हैं। कितने कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के, 8 प्रकार की मिट्टी टोटल पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस मुख्य रूप से देखिएगा, यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, और यहाँ पे भी जलोढ़ मिट्टी है। ये जो है कि आपका लाल मिट्टी है। ठीक है, यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ये सब एरिया आप लोग थोड़ा सा देख करके रखिएगा, और इससे जो कि आप लोगों को और आसानी हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो भारतीय कृषि, ध्यान में रखिएगा, मिट्टी पढ़ रहे हैं, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 8 प्रकार की मिट्टी बताई गई। 8 प्रकार की मिट्टी होती है, ऐसे नहीं होती है। अगर हम पहली बात करें तो पहली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, मिट्टियों के नाम आपको पता होना चाहिए। नंबर दूसरा काली मिट्टी, नंबर तीसरा लाल मिट्टी, और नंबर चौथा लेटेराइट मिट्टी, और अगला पर्वतीय मिट्टी, इसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी, इसके बाद आपका क्षारीय मिट्टी, इसके बाद आपका जैविक मिट्टी। तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 प्रकार की मिट्टियों के विषय में बताया गया है। ठीक है, एक चीज और नोट कर लीजिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, मिट्टियों के अध्ययन को, मिट्टियों के
अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है। मृदा विज्ञान कहा जाता है, जिसको पेडोलॉजी मृदा विज्ञान कहा जाता है। और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ है, तो आप कह सकते हैं भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉइल साइंस कहा जाता है, भोपाल में है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग अब समय नहीं लेते हुए हम लोग किसकी बात करेंगे, जलोढ़ मिट्टी के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। किसके ऊपर, जलोढ़ मिट्टी के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको पॉइंट को लिख करके चलना है, जल्दी से समझते चलना है, ताकि आप लोगों का ये भी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। चलिए पहला मिट्टी हम लोग देखें, जलोढ़ मिट्टी। तो एक बार मैं आपको मैप पे दिखा देना चाहता हूँ, पहले देखिए जरा ध्यान से। ये पूरा का पूरा जो मध्य भारत का बेल्ट है, ये मध्य भारत का बेल्ट, ये होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट तक, और इधर गुजरात वाले थोड़ा सा नीचे आओगे आप, ठीक है, इस वाले क्षेत्रों में ये कौन सा मिट्टी है सब, जलोढ़ मिट्टी। और ये पूर्वी तटों पर देखिए आप जरा ध्यान से, तो ये भी क्या है, जलोढ़ मिट्टी। ये पूरा पूर्वी तट क्या है, जलोढ़ मिट्टी। अब हमने बताया था खादर बांगर, है ना, तो वहाँ से आप लोग जो है कि थोड़ा सा देख लीजिएगा, नदियाँ अपने साथ में कैसे जो है कि अवसादों को लाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवसाद को जमा करती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं, और यहाँ पे हमेशा नई उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये वाले एरिया जो है, यहाँ से आप देखोगे उड़ीसा से थोड़ा सा नीचे उतर कर यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको सारी मिट्टी जो है कि जलोढ़ मिट्टी आपको दिखाई देगी। ठीक है, अर्थात थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो ये पूरा उड़ीसा वाला क्षेत्र आता है, लेकिन मैप में थोड़ा दिखाना पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है ना। तो आप जलोढ़ मिट्टी का एक बार एरिया आप लोग जो कि थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी में पहले क्या, अगर ये टोटल देखा जाए ए पॉइंट में, तो 43.4% पूरे भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नंबर बी, ये जो है कि यह मिट्टी को खादर एंड बांगर भी कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर जो है कि आपने देखा होगा खादर जो है कि यह नई मिट्टी होती है, और बांगर जो है कि ये थोड़ा पुरानी मिट्टी होती थी। ये लिख लीजिएगा, नई मिट्टी, और जो है कि मैंने पढ़ाया हूँ उसमें ये पुरानी मिट्टी। और ये जो है कि काफ़ी उपजाऊ होता है, और जो है कि कम उपजाऊ होती है। ठीक है, और नदियों द्वारा आपने देखा होगा खादर का जो है कि नई नई मिट्टी क्या करती है, वो निर्माण करती है। ठीक है ना, खादर और बांगर भी इसे कहा जाता है। सी पॉइंट में आप लिखिएगा, सी पॉइंट में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। अक्सर ये तीन चीजें जो है कि लगभग हर मिट्टियों में कमी इसकी पाई जाती है। नोट करके लिखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। अगर देखा है, तीनों की जो कि प्रत्येक मिट्टी में कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है। क्लियर हो गया। ठीक है, और साथ साथ डी वाले भाषा में लिख लीजिएगा आप लोग, पोटेशियम, पोटेशियम और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि खेतों में क्या डाला जाता है,
यूरिया डाली जाती है। इसलिए क्या डाला जाता है, इसको उपजाऊ बनाने के लिए प्रॉपर तरीके से यूरिया का प्रयोग किया जाता है। यूरिया डालने के बाद जो फसलें होती हैं वो काफ़ी ग्रीन हो जाती हैं। ठीक है, अगर पूरे भारत में आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत जो मध्य भारत है, ये वाला बेल्ट, ये वाला, फिर जो है कि थोड़ी बहुत जो है कि असम वाले क्षेत्रों में मिलता है, असम वाले क्षेत्रों में भी थोड़ा बहुत मिलती है। तो यहाँ पे उत्तर भारत मैं लिख देता हूँ, उत्तर भारत, असम, और ये जो है कि आपका पूर्वी तट मिल जाता है, आपका पूर्वी तट, और इसके बाद ये वाला हिस्सा जो है कि गुजरात है। ठीक है, उत्तर भारत मतलब ये जो मध्य वाला भारत है, मध्य भारत, इन वाले क्षेत्रों में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। और लगभग यहाँ पर सभी प्रकार की खेती होती है, सभी प्रकार की फसल भी उगाई जाती है, ये जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, ये बेल्ट याद रखना आप लोग थोड़ा सा। गुजरात मध्य भारत मतलब थोड़ा सा उत्तरी भारत का ऊपर वाला हिस्सा ले लेते हैं, जहाँ पे पर्वती नहीं होती, या पर्वती से थोड़ा नीचे वाला पार्ट। असम में भी थोड़ी पाई जाती है, और पूर्वी तट पे तो पूरा का पूरा जो है कि पाई जाती है। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, तो थोड़ा जलोढ़ मिट्टी के विषय में आप लोग थोड़ी इतनी जानकारी आप लोग प्रॉपर ले लीजिए, क्योंकि ज़रूरत होता है, क्योंकि पता है क्वेश्चन पूछ देता है, और कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इतनी 4-5 बातें जो कि जलोढ़ मिट्टी के विषय में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते 2-4 बातें देख लेते हैं लाल मिट्टी में। किसमें हम लोग देखते हैं, लाल मिट्टी में, जरा ध्यान से रख के चले। दूसरा है आपका लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, रेड सॉइल जिसको बोलते हैं, रेड सॉइल। ठीक है, तो रेड सॉइल में पहले पॉइंट क्या है, लिखना है, ये भारत में, ये भारत में कुल, या भारत के भूभाग पे कुल अगर कहा जाए तो 18.6% भाग पर पाई जाती है। पाई जाती है, पहला पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट, इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसका रंग क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है किसकी अधिकता होने के कारण से इसका रंग लाल होता है, तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। तीसरा, यह तीसरा पॉइंट, इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। हमने बताया कि लगभग सारी मिट्टी में इसकी कमी होती है, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है इसमें। ठीक है, और चौथी पॉइंट, यह कम उपजाऊ होती है, ये कम उपजाऊ होती हैं, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये जो है कि अपेक्षाकृत जलोढ़ से जो है कि कम उपजाऊ होती है। और इसमें जो है कि जैसे आपने देखा होगा, बाजरा या ज्वार, बाजरा, अरहर, मकई इत्यादि की खेती की जाती है। क्या की जाती है, ज्वार, बाजरा, मक्का, मकई उसको बोलते हैं, अरहर, इन सबों की क्या होती है,
खेती की जाती है। अगर इस मिट्टी की हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो आप देखिएगा ये लाल मिट्टी आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं मैप में, ये लाल मिट्टी, ये देखो तमिलनाडु तेलंगाना वाला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश ये वाला जो क्षेत्र लग जाएगा, और छत्तीसगढ़, एमपी में भी थोड़ा जाता है, यहाँ पे देख लीजिएगा एमपी वाले क्षेत्र में भी जाता है, और थोड़ा ऊपर वाले में देखो झारखंड वाले में जाता है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी चला जाता है। ठीक है, अर्थात ये नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्रों में, यहाँ पे देख लो नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्रों में, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप ये कह सकते हैं ये पहली बात तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट में कुछ भागों पर पाई जाती है। तो मैप देख करके आप बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वही चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब हम लोग अगली बात करते हैं काली मिट्टी। किसकी बात करते हैं हम लोग? है काली मिट्टी। चलिए, पहली बात कि कहीं कहीं इसका डेटा जो है कि दो डेटा मैं लिख दे रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा दो डेटा को, कहीं कहीं 15.2% और कहीं कहीं जो है कि 5% लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी वाले चीज़ों को मानता दीजिएगा 5% जो है कि ये भारत के भूभाग पे पाई जाती है। नंबर दूसरा पॉइंट, इसे कपासी मिट्टी, क्योंकि कपास की खेती होती है। दूसरा रेगुर मिट्टी, और तीसरा लावा मिट्टी भी कहते हैं। क्लियर? क्योंकि लावा से निर्मित हुई है मिट्टी, तो लावा मिट्टी भी इसे कहते हैं। और ये देखा जाए तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है सिर्फ। क्लियर? और इसमें तीसरी बात ये देखा जाए तो उसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की अधिकता होती है। अधिकता होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, और एक अच्छी पॉइंट इसमें लिखिएगा, बहुत अच्छी पॉइंट है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता जो होती है, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफी अच्छी होती है इसमें। ठीक है, दूसरी बात, यह मिट्टी जो है कि मालवा के पठार, मालवा के पठार अर्थात जो है कि एमपी वाले भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। किसके कारण? तो आप लिखिएगा ज्वालामुखी उद्गम के कारण। और ये मिट्टी का जो विस्तार है, तो विस्तार में आप जानते हो सबसे अधिक, लिखिएगा सबसे अधिक अगर है इसका तो महाराष्ट्र में। और इस मिट्टी में कपास की खेती
होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस मिट्टी में क्या होती है, कपास की खेती की जाती है। ठीक है, तो ऐसे आप देखेंगे तो जो हमारा जो है कि ये जो दक्कन का पठार है, दक्कन का प्लेटू है, काली मिट्टी पाई जाती है। इस वाले पोर्शन में अगर देखोगे तो इधर गुजरात है और इधर जो है कि कर्नाटका है, ठीक है, और इधर एमपी है। तो इस वाले जोन में क्या हो जाता है, काली मिट्टी जो है कि पाई जाती है। तो देख लो, मैं लिख देता हूँ गुजरात, एमपी, ये कर्नाटका और नीचे वाले क्षेत्र में आओगे तो यहाँ पे भी जो है कि आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए अगला हम लोग चलते हैं लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, अगर हम पहली बात करें तो यह पूरे भारत में देखा जाए तो 3.7% पाई जाती है। नंबर 2, यह मिट्टी ज्यादातर अधिकतम ए पश्चिमी घाट, बी उड़ीसा और सी शिलोंग का पठार बताया हम आप लोगों को। ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, असम, मेघालय क्षेत्र आप बोल सकते हैं। झारखंड वाले क्षेत्रों में पाई जाती है थोड़ी बहुत। मेघालय शिलांग वाले पठार में पाई जाती। तो इसका जोन देख लीजिएगा लेटराइट मिट्टी का, मैप पे चल के दिखाता हूँ, नाम आपको पता होना चाहिए। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी यहाँ पे ये थोड़ा बहुत झारखंड में पाई जाती हैं, देख लेना यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो कि पश्चिमी तट पे भी जो है कि यहाँ पाई जाती है। क्लियर, तो मैप से ही आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पाई जाती है मिट्टी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नोट करके लिखिएगा, यहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर तक या से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और सबसे अधिक तो आप जानते हैं ये मिट्टी जो कि अगर देखा जाए तो केरल के बाद महाराष्ट्र, और इस मिट्टी में पोटास और ह्यूमस और नाइट्रोजन, इन तीनों की कमी होती है। एक नीचे पॉइंट और लिख लीजिएगा, लोहे तथा एल्युमिनियम की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। और इसमें किसकी किसकी खेती की जाती है, तो आपने देखा होगा कॉफी, काजू, मसाले की खेती की जाती है। तो लेटराइट मिट्टी में कॉफी, काजू, मसाले इत्यादि की क्या की जाती है, खेती की जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, मैप में भी आप देख के बता सकते हैं, ऐसे भी हमने दो चार का आपको नाम लिख दिया मैंने। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी सबको, इतनी बात आप लोगों को सबको क्लियर हो गया? तो मुझे एक बार बताइए, सबको क्लियर हो गया ना? तो चलिए मैसेज किया करें, शेयर हुआ भी कर दिया करें आप लोग। ठीक है, अब आइए थोड़ा छोटा छोटा हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी में इसको। इसके बाद आती है पर्वतीय मिट्टी। नाम से पता चल रहा है कहाँ पाई जाएंगी, तो यह पर्वतीय वाले
क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरी बात है, ह्यूमस की अधिकता इसमें जो है कि अधिकता होती है। और तीसरी बातें, इसकी जो मुख्य बातें हैं, इसमें गरम मसाले की खेती की जाती है। तो आप अगर देखोगे गरम मसाले की, जो पर्वतीय वाले क्षेत्र हैं, तो पर्वतीय वाले क्षेत्र में देखो, अगर ये पूरा का पूरा एरिया ले लो मिट्टी वाले पार्ट में, तो ये पर्वतीय पर्वतीय पर्वतीय। और इधर भी आपको जो है कि आप देखोगे केरल कर्नाटका पर्वतीय वाले थोड़ा क्षेत्र आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी जो है कि मसाले वगैरह की खेती जो है कि की जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पे। ठीक है, एक मिट्टी और होती है मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, तो ये जो मिट्टी में है क्या होता है, घुलनशील लवणता होती है। लवणता तथा घुलनशील फास्फोरस पाई जाती है। सब घुलनशील होगा। और इस मिट्टी में देखा जाए तो ज्वार, बाजरा, सरसों की खेती की जाती है। और ये राजस्थान में आप देखे हो, राजस्थान वाले क्षेत्रों में यहाँ पे होता है। राजस्थान में जो है कि गंगानगर लिख सकते हैं, नगर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सिर्फ गेहूं की जाती है, गेहूं की खेती, क्योंकि इंदिरा कैनाल के द्वारा यहाँ पे पानी प्राप्त ज़्यादा होता है। ठीक है, और बाकी देखो, अगर राजस्थान में आप देखो तो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर जो है कि ये खेती ज्वार बाजरा और सरसों की खेती, आप जाओगे कभी राजस्थान में देखिए, वहाँ पे सरसों ही सरसों निकाला जाता है ना, बड़े दूर दूर तक सरसों की खेती होती है। तो चूंकि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, और इसमें घुलनशील लवणता और घुलनशील फास्फोरस होता है, इसके कारण से जो कि यहाँ पे ज्वार बाजरा और सरसों की खेती की जाती है। ठीक है ना, चलिए तो दो तीन है छोटी छोटी बातें इसमें इन मिट्टियों में है। आइए अब आते हैं हम लोग क्षारीय मिट्टी। कौन सी? क्षारीय मिट्टी या लवणी मिट्टी भी कहते हैं इसको, है क्षारीय मिट्टी, या इसको लवणी मिट्टी भी कहते हैं। नाम याद रखिएगा आप लोग, क्षारीय या लवणी मिट्टी भी कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्षारीय मिट्टी कहाँ ज्यादा होगी, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जल के निकास की सुविधा, जहां पर, ऐसे लिखिएगा, जहां पर जल के निकास की सुविधा नहीं होती है, वहां यह मिट्टी पाई जाती है। क्लियर? और इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। यह मिट्टी समुद्र तटीय मैदान में पाई जाती है। जैसे कुछ जगहों पे आप देखोगे, हरियाणा, पश्चिम राज्य में देखोगे, पंजाब राज्य आप देख सकते हैं, पंजाब राज्य, या राजस्थान, केरल वाले क्षेत्रों में आप देखोगे थोड़ा बहुत कहीं कहीं पाई जाती है।
इसमें जो है कि N2 नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसमें अगर आप देखोगे ज़्यादातर नारियल की खेती की जाती है। बस किसकी खेती की जाती है? तो आप ये कह सकते हैं कि नारियल की खेती इस मिट्टी में जो है कि की जाती है। तो ये हमारी क्षारी या लवणी मिट्टी, तो लवणी ज़्यादातर वहीं पाई जाएगी जहाँ पे पानी की निकास की सुविधा नहीं होती है, वहाँ पे पानी बहुत दिनों तक रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे जगह पे क्या पाई जाती है? क्षारी मिट्टी या लवणी मिट्टी पाई जाती है। एक और लास्ट पे मिट्टी है जो उसका नाम लिख लीजिएगा, जैविक मिट्टी। एक और मिट्टी, इसका नाम है जैविक मिट्टी, ठीक है। या इसे कभी कभी पीट मिट्टी भी कहा जाता है, पीट मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। यह मिट्टी देखते हैं कहीं 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 केरल, उत्तराखंड, पश्चिमी घाट में पाई जाती, कहीं कहीं। पश्चिमी घाट मत बोलिए आप, पश्चिमी बंगाल बोलिएगा तो उसमें पाई जाती है, ऐसे पश्चिमी बंगाल लिखिएगा। तो यहाँ पे पाई जाती है कहीं कहीं। और तीसरी बात यह है फास्फोरस, फास्फोरस लिखिएगा, फास्फोरस, पोटास की कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। और इसमें लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है कि बहुत कम ही होता है जैविक खेती। जैविक खेती मतलब जैविक मिट्टी ऐसा नहीं है, इसमें जो है कि इस प्रकार से सारे जो पिट्स मिट्टी होती है, आपने देखा होगा चिपचिपी टाइप मिट्टी होती है ना। क्लियर? तो ये हमारी सारी मिट्टियों पे जो है कि चीज़ें खत्म हो गई, जितनी मिट्टी थी उतनी मिट्टी के विषय में हमने आप लोगों को पढ़ा दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है उस नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं। तो भारत में प्रमुख जो है कि दर्रे का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो प्रमुख दर्रों पे हम लोग बात करेंगे। हमारा कम से कम आज लंबी एक क्लास हो जाए, तो उससे क्या हो जाएगा कि अभी तो हमारे पास टाइम बहुत है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, आज हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियों के विषय में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आज हम लोग इसमें देख लेते हैं पूर्वांचल की पहाड़ी। तो चलिए जरा ध्यान से देख के चलते हम लोग हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। एक नया टॉपिक हमारे पास है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसको हम लोग ज़्यादातर मैप पे समझने का अगर प्रयास करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर होगा कि पूर्वांचल की पहाड़ियों को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, एक मैप पहले बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास करें। इसको मैप पे ही मैं समझाऊंगा पूरा का पूरा। देखिए, अगर हम इस प्रकार से मैप ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो ये इधर से एरिया आया और ये सिक्किम का, आप लोग इसी तरीके बनाइएगा मैप। फिर ये इस प्रकार से आप लोग लेके जाना, थोड़ा बड़े बड़े भागों में बनाना ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। इस प्रकार से आप लोग मैप बनाइएगा। और इधर वाले पार्ट पर देखिए, एक चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, ये जो है यहाँ से अगर देखोगे, ऊपर मैं एरो बना रहा हूँ, यहाँ से अगर देखोगे और यहाँ तक, तो ये मुख्य हिमालय का भाग होता है। किसका होता है? मुख्य हिमालय का भाग होता है,
ठीक है। अगर हम यहाँ से इस साइड में अगर अरुणाचल प्रदेश से इधर नीचे आते हैं और इधर, तो ये जो है कि पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा होता है। किसका होता है? पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ये क्या है, ये पार्ट जो है कि हमारा किसका है? सिक्किम का। किसका है? सिक्किम का है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये मैं लिख देता हूं, सिक्किम, ये पार्ट हमारा सिक्किम का है। सिक्किम और इधर देखेंगे हम तो नेपाल पड़ेगा। इधर हमारा क्या है? नेपाल। तो सिक्किम और नेपाल की बाउंड्री पर यहाँ पर अगर देखोगे आप तो कंचनजंगा है। क्या है? नाम लिखते रहिएगा आप लोग, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो है कि कंचनजंगा चोटी मिलेगी जो मुख्य हिमालय पर है, कंचनजंगा चोटी, सिक्किम और ये नेपाल में दोनों तक है। ठीक है। यहाँ पे जाओगे एक आपको दार्जिलिंग श्रेणी है। यहाँ पे आप जाओगे, ये बीचों बीच में देखोगे ये दार्जिलिंग श्रेणी है, दार्जिलिंग श्रेणी मिलेगी आपको। ठीक है ना। और यहाँ पे ऊपर आप जाओगे जेलेप्पा, एक दर्रा है, दर्रा पढ़ाऊंगा जिसका नाम है जेलेप्पा दर्रा, जेलेप्पा दर्रा बोलते हैं, दर्रा यहाँ पर है। ठीक है ना। और आप देखोगे यहाँ पर जो है कि ये सिक्किम के थोड़ा सा नीचे आओगे, पश्चिम बंगाल में आप देखोगे तो दार्जिलिंग शहर पश्चिम बंगाल में है। तो दार्जिलिंग जो शहर है वो कहाँ मिलेगा आपको? वेस्ट बंगाल में। और यहीं से एक नदी ओरिजिनेट होती है और ये दार्जिलिंग श्रेणी के बीचों बीच से होकर के आती है और आ करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इस नदी का नाम आपको पता ही होगा, सबको बताया हूं मैं, तीस्ता नदी। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो रहा है ना? चलिए अब देखो ये ऊपर वाला भाग तिब्बत के पठार का है। तो यहां पर जो है कि आपको यहां से एक्चुअल में शुरू होता है ये अरुणाचल प्रदेश का भाग, ध्यान में रखिएगा। ये यहां तक बना रहा हूं अरुणाचल प्रदेश को मैं। अब इसी अरुणाचल प्रदेश में यहां ऊपर लिख देता हूं अरुणाचल प्रदेश, AP, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे इसकी पहाड़ियों को देखते हैं कौन कौन पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पे देखो एक पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, इस पहाड़ी का नाम है भरेली। ठीक है, भरेली पहाड़ी। ठीक है। और फिर आप आगे जाओगे, एक पहाड़ी और आपको मिलेगी, इसका नाम है डल्फा, डफला, डफला पहाड़ी। और डफला पहाड़ी के आप आगे जाओगे एक पहाड़ी और आपको मिलेगी, इसका नाम है मिरी, मिरी पहाड़ी। और इसके बाद एक और पहाड़ी आपको मिलेगा जिसका नाम है अबोर पहाड़ी। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है कि आका है, बल्कि ये आका पहाड़ी है, आका पहाड़ी है। ये जो भरेली नदी है ये इसके बीचों बीच, मतलब इन दोनों के बीच में भरेली नदी आ जाएगी। ये मैं बना देता हूं, एक नदी आ रही है ऐसे भरेली, और इनके बीच में एक नदी आएगी, इस नदी का नाम है रागानद, रागानद नदी। और इनके बीच में आएगी एक नदी जिस नदी का नाम है सुबानश्री, सुबानश्री। ये नदियां हैं, ये भी नदी है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों के बीच में आता है आका और डफला के बीच में, आखा और डफला के बीच में एक नदी इधर से आती है। ठीक है, इसका नाम भरेली नदी और रागा नदी और सुबानश्री नदी है। ठीक है ना। ये आका श्रेणीय पहाड़ियां हैं। ठीक है, इनके बीच में आती है। अब देखिए जरा ध्यान से, और यहां से एक नदी जब ऊपर से आती है, आपको पता है कि तिब्बत के पठार मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, यहां से एक नदी ऊपर से होकर के आती है और आ करके
भारत में वो क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, मैंने बताया था आप लोगों को, ये जब भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक पीक है नामचा बर्मा के पास से ही होकर गुजरती है, नामचा वर्मा के पास से क्या होती है, प्रवेश करती है। और ये नदी इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। क्लियर? इस नदी का नाम आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, और नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आप लोगों को। चलिए, इस नदी को कहा जाता है, यहां पे कहा जाता है, आपको पता ही होगा, बताइए तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, जो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है। और हमने आपको बताया था, आप लोग ट्राई करिए, बताइए। ठीक है, जब यहाँ पे नदी आती है तो आपने देखा होगा, इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिहांग, यही कहा जाता है ना इस नदी को, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। क्लियर? चलिए, जब ये आगे नदी बढ़ती है तो देखिए जरा, यहाँ पर एक दिहांग जो है कि पहाड़ियाँ हैं, इसको भी दिहांग पहाड़ी कहते हैं हम लोग इसको। और दिहांग पहाड़ी के ऊपर जो है कि यहाँ पर दिहांग नामक एक चोटी भी है। क्या है, दिहांग, दिहांग। और यहाँ से, इस दिहांग से होते हुए एक नदी जाती है और ये आकर के असम वाले क्षेत्रों में मिलती है। इस नदी को कहा जाता है दिबंग, दिबंग नदी, या फिर सिकंग नदी, सिकंग नदी। और एक नदी जो है कि इस पहाड़ी से थोड़ा सा नीचे हट करके आती है और यहाँ पे आकर के मिलती है। इस नदी का नाम है लोहित नदी। क्या नाम है, लोहित, लोहित नदी। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद यहाँ पर एक पहाड़ी और आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। इस पहाड़ी का नाम है पटकाई बूम। क्या नाम है, पटकाई बूम पहाड़ी। ध्यान में रखते चलिएगा, वो छोटे छोटे वर्ड में मैं लिखवा रहा हूं और इसको आप लोग लिखते चलिएगा। देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, जब इस वाले क्षेत्र में आप आओगे, ये मैंने यहां से ऐसे क्षेत्र बना लिया, ये वाला क्षेत्र मैंने थोड़ा सा ऐसे बना लिया। ठीक है, और फिर मैं इस वाले क्षेत्र को थोड़ा ऐसे बना लेता हूँ, और फिर एक क्षेत्र को मैं ऐसे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आओगे, एक पहाड़ी मिलेगी, यहाँ पर एक पहाड़ी है और इसे कहा जाता है नागा की पहाड़ी, नागा पहाड़ी। और यहाँ पे ये नागालैंड में है। कहाँ है, नागालैंड में। तो नागा की पहाड़ी है। और इस पर जो कि सर्वोच्च चोटी जो इसकी है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है नागा पहाड़ी की, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है, सर्वोच्च चोटी सारामती। क्या नाम है, सारामती सर्वोच्च चोटी है नागा पहाड़ी की। क्लियर? नागा के बाद आप इधर नीचे आओगे तो आपको मणिपुर में दो पहाड़ियाँ मिलेंगी। एक पहाड़ी इस प्रकार से होगी और एक पहाड़ी इधर होगी, और दोनों के बीच में एक झील है इस प्रकार से। दोनों पहाड़ियों का मैं पहले नाम लिख रहा हूँ। एक पहाड़ी का नाम है पूर्वी मणिपुर। क्या कहा जाता है, पूर्वी मणिपुर पहाड़ी। और दूसरी जो पहाड़ी है, इसको कहा जाता है मणिपुर की पहाड़ी। क्या कहा जाता है, लैमा, लैमा टोल पहाड़ी। यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों को नीचे, लैमा टोल पहाड़ी। और दूसरा पूर्वी
मणिपुर की पहाड़ी, ठीक है। इसके बीच में एक झील है, इस झील का नाम है लोकटक झील, ध्यान में रखिएगा आप लोग, लोकटक झील, ये मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। और इधर आप नीचे आओगे, एक पहाड़ी आपको मिलेगा मिजोरम में, ये मिजोरम है। मिजोरम में एक पहाड़ी मिलेगी, इस पहाड़ी का नाम है मीजो पहाड़ी, मीजो पहाड़ी। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है ब्लू माउंटेन कहा जाता है इसको, है क्या कहा जाता है? ब्लू माउंटेन। नोट कर लीजिएगा, वो छोटे छोटे मैप पे हम दिखा नहीं पाएंगे इतना, ठीक है। क्लियर हो गया? ब्लू माउंटेन एक पहाड़ी आपको यहाँ पे मिलेगी। आइए जरा, ये नागालैंड की जो पहाड़ी है, ये नागालैंड की जो पहाड़ी एक है, नागा पहाड़ी है, इसको काटते हुए एक पहाड़ी और जाती है। नागा कुछ हिस्से में होता है और कुछ हिस्सा जो है कि असम वाले क्षेत्रों में होता है। इसको बोलते हैं बैरल पहाड़ी, बैरल पहाड़ी। कुछ हिस्सा जो है कि नागालैंड में है और कुछ हिस्सा जो है कि असम में है। अब देखो जरा ध्यान से, असम में अगर हम बात करें ये पूरा एरिया, तो यहाँ पे असम में जो है कि एक है मिकिर पहाड़ी, क्या बोलते हैं इसको? मिकिर पहाड़ी। और यहाँ पे बैरल पहाड़ी और मिकिर पहाड़ी के बीच में ये जो एरिया है, इस एरिया में आप देखोगे तो इन दोनों एरिया में मिकिर पहाड़ी में सुरमा वैली है, सुरमा घाटी। और इस सुरमा घाटी जो है कि यहाँ पर पेट्रोलियम के कुएं भी है। किसके हैं? पेट्रोलियम के कुएं, कुएं भी है, नोट कर लीजिएगा। ये वैसे घाटी पूरी की पूरी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे आती है तो ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। और इस तरीके से निकाल लीजिएगा ब्रह्मपुत्र, मैं ऊपर से निकाल लेता हूँ, थोड़ा आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र को इधर से मैं लेकर के आया और यहाँ पे आकर के मैंने मिलाया, इस प्रकार से ऐसे मिला दिया। तो यहाँ पर जो है कि ये पूरा का पूरा जो होती है ये वैली है एक, इसको बोलते हैं सुरमा वैली। और ये सुरमा वैली जो है कि ये सदिया तक गई हुई है। कहाँ तक है? सदिया तक, सदिया तक गई है। और आपको पता है कि इसको जो है कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर हो गया? आइए ये 2 पॉइंट और लिखिएगा यहाँ पे। ये जो वैली है ये सदिया तक गई है, यहाँ पर एक डिब्रू है या डिब्रूगढ़ बोला जाता है इसको। यहाँ पर डिब्रूगढ़ तक पास तक जो कि पेट्रोलियम की एक मतलब आप ये कह सकते हैं कुएं हैं, डिब्रूगढ़ और दिहांग वैली यहीं पर है। यहाँ पे लिख लीजिएगा डिब्रूगढ़ और एक है दिहांग वैली, दिहांग घाटी। यहां तक जो है कि ये कुएं का विस्तार है पूरा का पूरा, सदिया से लेकर के दिहांग वैली और डिब्रूगढ़, ये सुरमा घाटी है। यहाँ पे पेट्रोलियम के कुएं लगे हुए हैं। क्लियर हो गया इतनी बात सबको? इतनी बात सबको क्लियर? थोड़ा छोटा हो सकता है लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसका है? असम। तो आपसे पूछा जा सकता है असम में एक कौन सी ऐसी रेंज है या पहाड़ियाँ हैं जो असम में भी और नागालैंड पाई जाती है? तो बैरल पहाड़ी पाई जाती है। कौन सी पहाड़ी? बैरल पहाड़ी। आपसे पूछ सकता है कि सुरमा घाटी कहाँ है? तो असम में सदिया तक, दिहांग घाटी और डिब्रू तक फैला हुआ है, ठीक है ना। और मिकिर और बैराल दोनों पहाड़ियों के बीच में है। क्लियर हो गया इतनी बात? सबको क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप आओगे तो आपको मिलेगा त्रिपुरा। क्या मिलेगा? त्रिपुरा में एक त्रिपुरा पहाड़ी है। क्या है? त्रिपुरा पहाड़ी है, ठीक है। इसके बाद इस साइड में आप आओगे तो थोड़ा से आप देखोगे, मैं इधर वाला एरिया बना दे रहा हूँ भाई, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको गारो, खासी और जयंतिया तीन है, ये मेघालय में पड़ता है। तो ये हो जाएगा गारो, ये हो जाएगा खासी और ये हो जाएगा जयंतिया।
क्लियर। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा, सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो यहाँ पे, क्योंकि मानसून यहीं से प्रवेश करता है। मानसून कहाँ से प्रवेश करता है? यहीं से, और इन पहाड़ियों में जाकर के वो क्या करता है? फंस जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता भैया? तो पहले चेरापूंजी में, ठीक है, जो कि अब हो गया मासीग्राम, मासीग्राम स्थान पर, ठीक है। और आपको पता होगा मेघालय, शिलांग, शिलांग इसकी राजधानी है मेघालय की, और इसकी राजधानी कहाँ पे? खासी वाले जो ये चोटी है ना उस पर है, खासी पहाड़ी पर। शिलांग उसी पर स्थित है, क्लियर। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो गारो खासी जयंतिया है, ये जो है कि हिमालय का हिस्सा नहीं है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये जो है कि यह हिमालय का हिस्सा नहीं, यह बल्कि जो है कि भारत के प्रायद्वीपीय का हिस्सा है। किसका है? भारत के प्रायद्वीपीय का हिस्सा है। लिख लीजिएगा, भारत के प्रायद्वीपीय का हिस्सा है, क्लियर। और यहीं पे आप देखोगे, अगर गारो खासी हट करके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मालदा गैप है। क्या है? मालदा गैप, यहीं पर है मालदा गैप, क्लियर। ये है मालदा गैप, जो प्रायद्वीप और इधर नॉर्थ ईस्ट को क्या करता हूँ? अलग करता है, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को पूरी जानकारी अवेलेबल हो चुकी होगी, ठीक है। आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि ये पूरा का पूरा जो है कि क्या है? नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो बताया हूँ आप उसको लिखते चलिएगा, और लिख करके इसी को जो है कि क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर, 1 2 3 4 5 6 और 7 पहाड़ियों क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है, ठीक है। एक दो पॉइंट अगर लिखना तो लिख सकते हैं, एक दो पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, पूर्वोत्तर भारत में, या पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में कुल 8 राज्यों में, ऐसे लिखिएगा, 8 राज्यों में शामिल किया गया है, जिसको कहा जाता है 7+1। 7 प्लस मतलब 7 सिस्टर, प्लस एक जो है कि इसमें जो है कि सिक्किम को भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है, ठीक है। एक जो है कि सिक्किम को भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है कि सिक्किम में देखे होंगे, सिक्किम में अगर आप देखो, सिक्किम में तो दार्जिलिंग पहाड़ियाँ हैं, और जो है कि जलेपला दर्रा है। तिब्बत और सिक्किम लिखिएगा, तिब्बत प्लस सिक्किम में। इसके बाद कंचनजंगा चोटी है, ये कहाँ है? नेपाल प्लस सिक्किम, क्लियर। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में भी है। और अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जितनी प्रकार के ये पहाड़ियाँ हैं, उतनी प्रकार के यहाँ पे जनजातियों के आधार पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। लिखना हो तो लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? तो आका पहाड़ी नंबर 1, नंबर दूसरा डफला पहाड़ी, और नंबर तीसरा मिरी पहाड़ी, और नंबर चौथा अबोर पहाड़ी। ये जो है कि जनजातियों के नाम पे पहाड़ी का नाम रखा गया है,
जनजातियों के नाम पर इस पहाड़ियों का नाम रखा गया है। और यहाँ पे जो है कि झूम खेती की जाती है। कौन सी खेती? झूम खेती, या आप इसको बोल सकते हैं सीढ़ीदार खेती की जाती है, इस पहाड़ियों पर की जाती है। ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा पूर्वोत्तर पहाड़ी में अगर लिख सकते हैं, पूर्वोत्तर भारत में वर्षा अधिक होता है और यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? जैसे आपने नाम देखा होगा चाड़, है ना, बार इत्यादि, ये सदाबहार वन के नाम है। चाड़ वगैरह, बार वगैरह भी ये सारे पाए जाते हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को एक अच्छे तरीके से कवर हो चुका होगा। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ सर यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है, फिर मैं आगे क्लास की बात करता हूँ। अगर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है तो एक बार प्लीज़ मुझे सभी लोग जो है कि मैसेज करके मुझे फटाफट बताने का कोशिश करें। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक क्लियर हो चुका है? ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, हमारी अगली क्लास भी होगी इसी के बाद। हम लोग एक क्लास और लेते हैं, 2-3 क्लासेस लेकर के हम लोग समाप्त करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।